बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल। मुझे बचपन से ही भूतों से बहुत डर लगता था। लोग अक्सर सांप, बिच्छू, शेर, चीता, भाग जैसे खूंखार जानवरों से डरते हैं, लेकिन मुझे इन खतरनाक जानवरों की बजाय भूतों और चुड़ैलों से डर लगता था। भूतों और चुड़ैलों से डर लगने के कारण यह भी था कि भूतों और चुड़ैलों के सामने तो यह खूंखार जानवर भी नहीं टिक सकते। जब यह खूंखार जानवर आप किसी पर हमला करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि हमला किसने और कहां से किया है, लेकिन भूत और चुड़ैल तो आपको बिना देखे ही आपकी जान ले सकते हैं, आपका नामो निशान मिटा सकते हैं। हमारे गांव में भूतों की कहानियां की कोई कमी नहीं थी। लोग अक्सर भूतों की कहानियां, भूतों के अनुभव, चुड़ैलों की कहानियां कहते मिल जाते थे। नहर के पास वाला भूत जो बारिश में 12 मवेशियों को नहर में डूबा कर अपना भोजन नहीं कर लेता था, तब तक वह नहीं मानता था। सड़क वाला भूत जो लोगों को सड़क दुर्घटना में मार देता था। कुएं वाला भूत जो कुएं के नज़दीक वाली ज़मीन के मंजर होने का कारण था। सबसे खतरनाक, रहस्यमयी और डरावनी थी सूखे बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल। गांव में रिवाज था कि ऊपर लिखी सभी जगहों पर दीपावली को दिए जलाए जाते थे। माना जाता था कि दिए जलाने से भूत चुड़ैल शांत रहते थे, लेकिन दीपावली में भी सूखे बरगद के पेड़ पर अंधेरा ही रहता था। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में कई लोगों ने वहां दिया जलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया और कोई भी दिया वहां टिक नहीं पाया। सूखे बरगद के पेड़ के पास कोई भी नहीं जाता था, फिर चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी नहीं। सूखे बरगद के पेड़ पर के पास सिर्फ गर्भवती महिलाएं ही जा सकती थीं, जो वहां चुड़ैल का आशीर्वाद लेने जाती थी। डरावनी स्थानों के बारे में कई प्रकार की भूतिया कहानियां, चुड़ैलों की कहानियां और हजारों दंत कथाएं बना लेते हैं। वैसे ही सूखे बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल के बारे में कई दंत कथाएं कही जाती थीं कि बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल कैसे आई, कहां से आई, कब आई। बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल के बारे में भी बहुत चुड़ैल की कहानी मशहूर थी, लेकिन आज जो मैं चुड़ैल की कहानी बता रहा हूँ वह मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी, और मैं इसी चुड़ैल की कहानी को सच मानता हूँ। पहले जब दादी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब की बात है। हमारे गांव में एक पहलवान था जो अपनी कुश्ती के लिए बहुत प्रसिद्ध था। पहलवान का नाम बेचन दास था। पहलवान का नाम बेचन कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। पुराने ज़माने में हमारे गांव के पास वाले गांव में प्रचंड वीर नाम का पहलवान बहुत मशहूर था, और आसपास के 10-15 गांव में सिर्फ वह अकेला विजेता था। कोई भी उसको हरा नहीं पाता था। कहते हैं कि एक बार प्रचंड वीर पहलवान ने अपने एक मुक्के से भैंस को मार दिया था। बेचन भी बलिष्ठशाली और बहुत बलवान था, लेकिन उसे पहलवानी में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन बेचन और प्रचंड वीर में बहस छिड़ गई। प्रचंड वीर को पहलवानी का बहुत घमंड था और वह बेचन से हाथापाई करने लगा, लेकिन पहलवानी के विपरीत बेचन ने उल्टा प्रचंड वीर को ही पीट दिया। आस पास के गांव में प्रचंड वीर और बेचन की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि अब प्रचंड वीर में पहले जितना दम नहीं रहा। प्रचंड वीर अपनी खोई हुई मान और प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए बेचन को पहलवानी कुश्ती की चुनौती दे दी। उस जमाने में बरगद का पेड़ बहुत हरा भरा था, और बरगद के पेड़ के नीचे ही दंगल, प्रचंड वीर और बेचन की कुश्ती का दंगल लगा था। लोग दूर दूर से कुश्ती देखने के लिए आए थे। लोग बताते हैं कि उस दिन प्रचंड वीर और बेचन दोनों अंधाधुंध लड़े। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन दोनों लड़ते रहे। लोग भी उनको लगातार देखते रहे। कभी बेचन का पलड़ा भारी लगता तो कभी लगता कि प्रचंड वीर जीतने वाला है। अंत में सूरज डूबने से थोड़ी देर पहले पसीने और खून से लथपथ बेचैन ने प्रचंड वीर को दोनों हाथों से उठा कर बरगद के पेड़ की जड़ों में दे मारा। सूर्य छुपने के साथ ही प्रचंड वीर की पहलवानी का भी सूरज अस्त हो गया। उसके बाद गांव वाले बेचन को कंधे पर उठाकर गांव में ले आए, और उसी दिन से बेचैन का नाम बेचन दास पहलवान पड़ गया। उस जमाने में बहुत ही कम लोगों को बेचन दास पहलवान का असली नाम जानते थे। पहलवान की शादी त्रिलोचनी से हुई थी। त्रिलोचनी बेहद ही सुंदर और बड़े बड़े नैन नक्श वाली थी। त्रिलोचनी के रूप की चर्चा आसपास के सभी गांव में थी। कुछ लोगों ने तो
त्रिलोचनी पर बुरी नज़र भी डाली, लेकिन बेचन दास पहलवान के डर के कारण किसी की भी कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। उसी बरगद के पेड़ के नीचे बेचन दास पहलवान सुबह सुबह कुश्ती और उड़ी लंबी खुद वाला खेल, जिसमें मिट्टी का छोटा टीला बनाकर उस पर कूदा जाता है, का अभ्यास करता था। त्रिलोचनी उसका साथ देती थी। दोनों में बेहद ही अटूट और गहरा प्रेम था। गांव वाले उन दोनों पर बहुत गर्व करते थे। दोनों जीवन में बहुत खुश और संतुष्ट थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन बेचन दास पहलवान को किसी जहरीले सांप ने काट लिया और घंटे भर में ही पहलवान का पूरा शरीर नीला पड़ ठंडा हो गया। त्रिलोचनी ने जब बेचन दास की मौत की खबर सुनी तो वह सन्न रह गई। न उससे कुछ बोला गया, न उससे रोया गया। उसी बरगद के पेड़ के नीचे बेचन दास पहलवान की चिता को आग के हवाले कर दिया गया। पहलवान के मरने के बाद लोगों को खुली छूट मिल गई थी, सांत्वना देने के बहाने त्रिलोचनी को लुभाने की। कुछ लोगों ने तो त्रिलोचनी को लुभाने के लिए बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन त्रिलोचनी ने सबको करारा जवाब दिया। कई लोगों को तो सभी गांव वालों के सामने बेइज्जत भी किया। बेचन दास पहलवान के मरने के बाद भी वह उसी की थी, दिंदा सा के जितना सिंदा जी का कंदा रहते थी। लगभग 2 महीने बाद पता चला कि त्रिलोचनी गर्भवती है। सभी लोगों को त्रिलोचनी के चरित्र पर शंका होने लगी, और इस शंका का फायदा उन लोगों ने उठाया जिनको त्रिलोचनी ही ने सरेआम बेइज्जत किया था। उन लोगों ने खबर फैला दी कि यह त्रिलोचनी का नाजायज बच्चा है। गांव पंचायत बैठाई गई। त्रिलोचनी ने गांव वालों को कोई सफाई नहीं दी, सिर्फ इतना कहा कि यह बच्चा पहलवान का ही है। लेकिन पंचायत के लोगों ने त्रिलोचनी पर भरोसा नहीं किया और गांव से बाहर निकाल दिया। त्रिलोचनी को पंचायत के निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहलवान की मौत के बाद त्रिलोचनी को किस गांव से कोई लगाव नहीं रह गया था। गांव से निकाले जाने के बाद त्रिलोचनी ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वैसे भी पहलवान की मरने के दुख में उसने खाना पीना कम कर दिया था। कुमलहा कर उसका पूरा शरीर मात्र हड्डी का ढांचा ही रह गया था। कुछ ही महीनों में उसकी उम्र 20 साल बढ़कर दिखने लगी थी और वह एक बुजुर्ग महिला की तरह बन गई थी। अस्त व्यस्त सफ़ेद साड़ी में, कांतिविहीन झुर्रीदार चेहरे, खुले बालों में वह बहुत भयावह दिखाई देती थी। उसका व्यवहार भी बिल्कुल अजीब हो गया था। त्रिलोचनी उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बैठे खुद से बातें करती थी। वो ये मानने लग गई थी कि उसका पति और पहलवान अब भी जिंदा है और यही बरगद के पेड़ के नीचे कुश्ती और उड़ी का अभ्यास कर रहा है। बस आप थोड़ी और कोशिश करो, आधा हाथ और कूदो, फिर आप सबको पछाड़ दोगे। आज अभ्यास में आपका मन नहीं रहा, जैसी आवाज़ बरगद का पेड़ के पास रात भर सुनी जा सकती थी। कभी कभी त्रिलोचनी रात में उठकर जोर जोर से ताली और ढोल बजाने लगती, जैसा पहलवान के कुश्ती जितने पर करती थी। गांव वालों ने रोशनी को जीते जी भूत चुड़ैल मान लिया था। कोई भी इंसान उससे बात नहीं करता था। त्रिलोचनी ही रात के समय गांव के कुएं पर पानी भरने आती थी। तब गांव की औरतों से 2-4 बातें कर लेती थीं। गांव की औरतें भी उसके गर्भवती पेट को देखकर उस पर दया दिखाकर कभी कभी उसे कुछ खाने को दे देती थी। एक दिन गांव में बहुत जोर से बारिश हो रही थी। काले बादल, घनघोर अंधेरी रात में त्रिलोचनी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और दर्द से जोर जोर से चिल्ला रही थी। तेरी रात में बिजली की चमक में, काली अंधेरी रात में बिजली की चमक से बरगद के पेड़ के नीचे बनी त्रिलोचन की झोपड़ी बहुत ही भयावह डरावनी लग रही थी। फिर भी गांव की एक औरत बहुत हिम्मत करके त्रिलोचनी के पास गई। त्रिलोचनी ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। उस औरत ने त्रिलोचनी को बताया कि बच्चा जिंदा नहीं है, मर गया है। तो त्रिलोचनी शेरनी की तरह उस औरत पर झपटी और उसके हाथ से अपना मरा हुआ बच्चा छीनते हुए बोली, नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है, वह बस अभी सो रहा है। तुम यहाँ से भाग जाओ और मेरे बच्चे को सोने दो। त्रिलोचनी के दांत और आंखें बाहर आ गए थे।
नाक और मुंह में खून उतर आया था। काली रात में चमकती बिजली की चमक से उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। वह औरत तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई थी। 2 दिन तक त्रिलोचनी को किसी ने भी नहीं देखा था। बस बरगद के पेड़ के नीचे से लोरी की आवाज़ आती थी। फिर एक दिन त्रिलोचनी ने जरीदार रंग बिरंगी साड़ी निकाली जो उसने पहलवान से शादी करते समय पहनी थी। त्रिलोचन ने साड़ी पहनी, सारे गहने पहने और आंखें चेहरों पर काजल लगाया और माथे पर ढेर सारा सिंदूर लगाकर कुएं पर पानी भरने आई। गांव की औरतों ने त्रिलोचनी से पूछा कि त्रिलोचनी, तुम्हें क्या हो गया है? यह कैसा भेष बना रखा है तुमने? एक बुढ़िया ने हुए की जगत पर पूछा। अरे काकी, आज नन्ही के बाबा यहाँ आने वाले हैं। वह नन्ही को देखकर बहुत खुश होंगे। नन्ही? कौन नन्ही? अरे काकी, मेरी छोटी बिटिया बहुत बदमाश है। वह पूरा दिन बस सोती ही रहती हैं। अब इसके बाबा आएंगे तब जागेगी। इस पर बुढ़िया कुछ जवाब नहीं दे पाई, बस आंखें फाड़कर त्रिलोचनी को देखती रही। उसी रात त्रिलोचनी ने बरगद के पेड़ के नीचे बने झोपड़े के पास एक छोटा गड्ढा खोदा और अपनी मरी हुई बिटिया को उस गड्ढे में रखकर उसके पास अपने सारे गहने और कपड़े उतार कर रख दिया और गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया। इसके बाद त्रिलोचनी ने एक सफ़ेद साड़ी पहनी और दूसरी सफ़ेद साड़ी से झोपड़ी के ऊपर चढ़कर खुद को फांसी लगा ली। कहा जाता है कि किसी की भी उसे झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई और त्रिलोचनी की लाश को गिद्धों ने नोच नोच कर खा डाला। त्रिलोचनी की सफ़ेद साड़ी के चिथड़े भी कई दिनों तक बरगद के पेड़ पर ऐसे ही लटकते रहे थे। त्रिलोचनी की मौत के साल भर बाद बरगद का पेड़ भी सूख गया था, जिसका वैज्ञानिक कारण बताया जाता है कि बरगद के पेड़ के पास वाली नहर सूख गई थी। हो सकता है पेड़ के सूखने का कारण भी वह नहर ही हो। जब गांव में जन्म के समय 1-2 बच्चों की मौत हो गई तो लोग उसको त्रिलोचनी की घटना से जोड़ने लगे। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाकर बरगद के पेड़ के तने पर धागे लपेट दिए और झोपड़ी की जगह एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया जहां सिर्फ गर्भवती महिला ही जा सकती थी और धागा लपेटकर अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगते थी। मेरे दादाजी ने भी मेरे पिताजी के जन्म से पहले ही वहां जाकर धागे लपेटे थे और मेरी माताजी ने मेरे लिए भी ऐसा ही किया था। मैंने बहुत जन्नती की तरवा नरे लाए। जिंदगी तब मेरी दादी ने मुझे यह कहानी सुनाई, जिसके बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाया था। आंख बंद करते ही बरगद का सूखा पेड़ और त्रिलोचनी की भयावह सूरत सामने आ जाती थी। उम्मीद है आपको बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल की कहानी अच्छी लगी होगी। वैसे बर्थडे होने के बाद मैंने भूत प्रेतों पर विश्वास करना बंद कर दिया, लेकिन आज तक मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस बरगद के पेड़ को देखने जाऊं।